आज की तारीख है 25 दिसंबर 2025 और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, रे डालियो। बिल्कुल। हमारे पास उनके कई इंटरव्यूज और लेख हैं और हमारा मकसद है कि इन सब में से उन जरूरी बातों को निकालें जो हमें धन, बाजार और दुनिया को चलाने वाली बड़ी ताकतों को समझने में मदद करें। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि असल में दौलत क्या है, बाजार आखिर काम कैसे करते हैं, और जो सबसे जरूरी सवाल है, एक निवेशक के तौर पर हम अपनी भावनाओं से कैसे निपटें। सही कहा। हम डालियो के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वहां से शुरू करेंगे। जैसे पैसा और वेल्थ में क्या फर्क है, ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, पर है नहीं। हाँ बिल्कुल। और फिर हम जूम आउट करके उन बड़ी वैश्विक ताकतों को देखेंगे जो उनके हिसाब से दुनिया का भविष्य तय कर रही हैं, जिसमें भारत के लिए एक बहुत खास रोल दिखता है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। कैसा और दौलत, मतलब हम में से ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जो नंबर है वही पैसा है, वही दौलत है। पर डालियो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाँ, और ये एक जबरदस्त पॉइंट है, उनके पूरे फ्रेमवर्क का आधार है। अच्छा। देखिए, डालियो के हिसाब से दौलत यानी वेल्थ वो चीज है जो अपना मूल्य बनाए रखे, मतलब एक स्टोर ऑफ वैल्यू हो। और पैसा? पैसा सिर्फ उस दौलत को खर्च करने का एक जरिया है। असली फर्क तब दिखता है जब कागज पर तो दौलत बहुत दिखती है, पर उसे असल पैसे में बदलने की कोशिश करो तो वो हवा हो जाती है। जैसे कोई नई टेक कंपनी जिसकी वैल्यूएशन अरबों डॉलर है पर कैश नहीं है। बिल्कुल, वो एक वेल्थ बबल है। तो अगर हमारे बैंक में पड़ा रुपया या डॉलर असली दौलत नहीं है तो फिर क्या है? डालियो बार बार सोने का जिक्र करते हैं। हाँ, करते हैं। पर आज की इस डिजिटल इकोनॉमी में सोने पर इतना जोर देना थोड़ा पुराना नहीं लगता? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, पर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो सोना ही दुनिया का असली पैसा रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, और दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि ये किसी और की देनदारी मतलब लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये समझाइए थोड़ा, लायबिलिटी कैसे नहीं है? आपके पास जो 100 का नोट है वो आरबीआई का एक वादा है, एक देनदारी है, पर सोना अपने आप में एक संपत्ति है। इसीलिए डालियो कहते हैं कि वो अपनी दौलत का लगभग 8 से 10% हिस्सा सोने में रखते हैं। एक इंश्योरेंस की तरह। एकदम, एक इंश्योरेंस की तरह। लेकिन कई मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तो ये भी कहते हैं कि सोना एक अनप्रोडक्टिव एसेट है, मतलब वो कोई डिविडेंड नहीं देता, कोई ब्याज नहीं कमाता। तो क्या ये पैसा ब्लॉक करने जैसा नहीं है? बिल्कुल सही पॉइंट है। और डालियो भी सोने से कोई जबरदस्त रिटर्न की उम्मीद नहीं करते। वो इसे वेल्थ बनाने के लिए नहीं, बल्कि वेल्थ बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। उनका तर्क है कि जब सरकारें बहुत ज्यादा नोट छापती हैं तो करेंसी की कीमत गिरती है। उस गिरावट के खिलाफ सोना एक बचाव है। ये पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो तब काम आता है जब बाकी सब कुछ फेल हो रहा हो। ठीक है, तो सोना एक सेफ्टी नेट है, पर आज के जमाने में इसका एक डिजिटल विकल्प भी तो है, बिटकॉइन। लोग उसे डिजिटल गोल्ड कहते हैं। इस पर डालियो का क्या टेक है? वो मानते हैं कि बिटकॉइन पैसे का एक वैकल्पिक रूप हो सकता है। हाँ, सोने की तरह इसकी भी सप्लाई सीमित है। लेकिन डालियो यहाँ एक बड़ा फर्क बताते हैं। सोने के पीछे हजारों साल का इतिहास है, सरकारों और सेंट्रल बैंकों का भरोसा है। बिटकॉइन नया है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। और रेगुलेशन का भी चक्कर है। बिल्कुल, रेगुलेशन की तलवार हमेशा लटकती रहती है। तो वो इसे डिजिटल गोल्ड तो मानते हैं, पर एक बहुत ज्यादा जोखिम वाले फ्लेवर के साथ। तो अगर पैसा और दौलत में इतना फर्क है और सोना या बिटकॉइन जैसे एसेट्स में इतना रिस्क है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। और होता है। डालियो इसी बाजार को एक मशीन की तरह देखते हैं, पर कहते हैं कि इसे चलाने वाले इंसान भावुक हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे काम करती हैं? यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। डालियों का एक कोट है, बाजार खुद भावुक नहीं होते, लोग होते हैं। सही बात है। सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं वो है भावनात्मक होकर फैसले लेना। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच में आकर सब कुछ खरीद लेते हैं, और जब गिरता है तो डर के मारे सब बेचकर भाग जाते हैं। बाय हाई सेल लो। दौलत गंवाने का पक्का फॉर्मूला है ये। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर करना बहुत मुश्किल होगा। जब आपका पूरा पोर्टफोलियो लाल निशान में हो तब नियमों पर टिके रहना, इसके लिए तो जबरदस्त अनुशासन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और इसका डालियो एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। वो अपने फैसलों को नियमों में बदल देते हैं उन्हें।
क्या कहते हैं, सिस्टमाइज कर देते हैं। मतलब कैसे? वो देखते हैं कि इतिहास में कौन सी रणनीतियां काम कर चुकी हैं और उनके आधार पर नियम बना लेते हैं। जैसे अगर बाजार 20% गिरता है तो मैं बेचूंगा नहीं बल्कि थोड़ा और खरीदूंगा। अच्छा, तो पहले से ही तय कर लो कि क्या करना है। हाँ, जब आपके पास ऐसे नियम होते हैं तो फैसलों से भावनाएं काफी हद तक हट जाती हैं। फिर आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, उस पल के नतीजे पर नहीं। उन्होंने खुद भी तो बहुत जल्दी शुरुआत की थी। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा था। बिल्कुल, गोल्फ कोर्स पर कैडी का काम करके कमाए $50 से। $50? हाँ, और वो इसी बात पे जोर देते हैं कि छोटी उम्र में ही इस खेल को खेलना शुरू करना बहुत जरूरी है, चाहे पैसे बहुत कम हों, क्योंकि इससे जो व्यवहारिक सीख मिलती है जिसे वो विसरल लर्निंग कहते हैं, मतलब वो सबक जो सीधे आपके शरीर और दिमाग में बस जाता है, वो हजारों किताबें पढ़ने से भी नहीं मिलता। अपना पहला बड़ा नुकसान झेलने का जो दर्द होता है वो कोई प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता। कोई नहीं पढ़ा सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हर किसी को ज्यादा से ज्यादा जोखिम लेने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, चाहे उन्हें समझ हो या ना हो? नहीं नहीं, यहाँ एक बहुत जरूरी न्यूआंस है। डॉलियो का मानना है कि निवेशकों को जोखिम लेने से रोकने से ज्यादा जरूरी उन्हें जोखिम के बारे में शिक्षित करना है। अच्छा। समस्या जोखिम लेने में नहीं है, बल्कि बिना समझे जोखिम लेने में है। वो कहते हैं कि असली जिम्मेदारी उन लोगों की है जो वित्तीय उत्पाद बेच रहे हैं, कि वे अनुभवी निवेशकों का फायदा न उठाएं। हाँ, उन्हें ये पक्का करना चाहिए कि हर प्रोडक्ट के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में साफ साफ बताएं। शिक्षा पहले, प्रतिबंध बाद में। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत निवेशक की भावना और गलतियों को समझा, लेकिन डेलियो कहते हैं कि हम और आप तो इस खेल के छोटे खिलाड़ी हैं। एक बहुत बड़ी मशीन चल रही है, कुछ बड़ी वैश्विक ताकतें हैं जो सब कुछ तय कर रही हैं। ये क्या है? हाँ, और यहीं पर उनका विश्लेषण सबसे दिलचस्प हो जाता है। वो 5 बड़ी ताकतों की बात करते हैं। पहली है कर्ज और पैसे का चक्र, द डेट एंड मनी साइकिल। मतलब क्रेडिट से इकोनॉमी में तेजी आती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, बाजार ऊपर जाते हैं। हाँ, लेकिन हर कर्ज को चुकाना पड़ता है, और जब कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये चक्र उल्टा घूमता है। जैसे हमने 2008 के वैश्विक वित्त संकट में देखा था। वो अमेरिका में हाउसिंग लोन का जो बबल फटा था। बिल्कुल वही, वो उस चक्र का एक क्लासिक उदाहरण था। दूसरी बड़ी ताकत है आंतरिक राजनीतिक संघर्ष, यानी समाज के अंदर अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और उससे पैदा होने वाला राजनीतिक तनाव। एकदम। ये तो आज दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के चुनावों से लेकर यूरोप में हो रहे प्रदर्शनों तक हर जगह ये तनाव दिख रहा है। और ये सीधे सीधे एक निवेशक के पोर्टफोलियो को प्रभावित करता है। जब समाज में बंटवारा बढ़ता है तो पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद को बढ़ावा मिलता है, टैक्स पॉलिसी अचानक बदल जाती हैं, ट्रेड वॉर शुरू हो जाते हैं, और इससे बाजार में जबरदस्त अनिश्चितता पैदा होती है, जो निवेश के लिए जहर की तरह है। ठीक है, 2 ताकतें हो गई, कर्ज का चक्र और देश के अंदर का संघर्ष। बाकी 3 क्या है? तीसरी और चौथी ताकत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तीसरी है भू राजनीतिक विश्व व्यवस्था, मतलब दुनिया में शक्तियों का बदलना, और चौथी है सापेक्षिक शक्ति में बदलाव, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज अमेरिका और चीन के बीच की टक्कर है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सामान बेचने या खरीदने की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि आने वाले 50 सालों के लिए दुनिया के नियम कौन लिखेगा। AI, सेमीकंडक्टर चिप्स, 5G। एकदम सही, ये एक वैश्विक शक्ति संघर्ष है। और पांचवी और आखिरी ताकत है प्रकृति और टेक्नोलॉजी। इसमें जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक घटनाएं और AI जैसे बड़े तकनीकी नवाचार शामिल हैं। डालियो का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नियमों पर आधारित दुनिया बनी थी वो अब खत्म हो रही है। अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां ताकत ही सब कुछ तय कर रही है। ये तो काफी डरावनी तस्वीर है, एक ऐसी दुनिया जहां नियम नहीं बल्कि ताकत का बोलबाला है। इस बदलती हुई दुनिया में भारत कहाँ फिट होता है? और यहीं पर कहानी भारत के लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती है। इसी बड़ी बदलती हुई तस्वीर में डालियो भारत को अगले दशक के लिए एक टॉप ग्रोथ आउटलायर के रूप में देखते हैं। एक टॉप ग्रोथ आउटलायर? हाँ, यानी एक ऐसा देश जिसकी विकास दर बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा होगी, और इसके पीछे वो कई ठोस कारण बताते हैं। ओके, मैं सुनना चाहूंगी, क्या कारण है वो? सिर्फ बड़ी आबादी होना तो काफी नहीं है। मैं ये सिर्फ आबादी नहीं, पहला कारण है भारत की विशाल और युवा कार्यबल। दूसरा, दूसरे बड़े देशों जैसे अमेरिका या चीन की तुलना में भारत पर राष्ट्रीय कर्ज का बोझ अभी भी कम है, जिससे विकास के लिए और गुंजाइश बनती है। सही। और तीसरा,
और ये आज की दुनिया में बहुत बड़ी ताकत है। वो है भारत की भू राजनीतिक तटस्थता। न्यूट्रलिटी। मतलब भारत किसी एक गुट में बंधा नहीं है। वो अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते रखता है और रूस से भी। हाँ, और ये उसे एक अनोखी सामरिक बढ़त देता है। और चौथा कारण जरूर डेमोग्राफिक्स होगा, है ना? हाँ, पर इसका असली मतलब समझना जरूरी है। चौथा कारण है भारत का जनसांख्यिकीय लाभ। इसका मतलब सिर्फ युवा आबादी नहीं है। इसका असली मतलब ये है कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या उन पर आश्रित लोगों यानी बच्चों और बुजुर्गों से कहीं ज्यादा है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में ज्यादा लोग कमा रहे हैं और कम लोग सिर्फ खर्च कर रहे हैं। ये तो किसी भी देश के लिए एक जबरदस्त ग्रोथ इंजन की तरह है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें मिलकर भारत को वैश्विक पूंजी और धन निर्माण के लिए एक बहुत ही आकर्षक जगह बनाती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर है। बाजार की भावनाएं, वैश्विक ताकतें, देशों के बीच संघर्ष और भारत का बढ़ता कद, ये सब जानने के बाद एक आम युवा निवेशक के लिए डालियों की सबसे अच्छी सलाह क्या है? क्या उन्हें किसी खास शेयर या क्रिप्टो के पीछे भागना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उनका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर दे। ऐसा क्या? उनका कहना है कि सबसे अच्छा निवेश जो कोई भी कभी भी कर सकता है वो खुद में है। खुद में निवेश, इसका असल में मतलब क्या है? कोई ऑनलाइन कोर्स? उससे कहीं ज्यादा गहरा। इसका मतलब है कुछ खास चीजों पर ध्यान देना, जैसे कि नए स्किल्स बनाना जो आज और कल के बाजार में जरूरी हैं। किसी एक विषय में इतनी गहराई से सीखना कि आप उसके विशेषज्ञ बन जाएं। खुद को ऐसे मेंटर्स और स्मार्ट लोगों के साथ रखना जिनसे आप लगातार सीख सकें। और सबसे जरूरी एक ऐसा काम या जुनून चुनना जिसे आप एक खेल की तरह खेल सके, जिसमें आपको इतना मजा आए कि आप उसे घंटों तक बिना थके कर सके। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप उसमें बेहतर होने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और समय के साथ उत्कृष्टता हासिल कर लेते हैं। हाँ, पैसा उसका एक नतीजा मात्र होता है, लक्ष्य नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। और दिलचस्प ये है कि वो पैसों से परे भी कुछ चीजों पर बहुत जोर देते हैं, जैसे अनुशासन और आत्म जागरूकता। हाँ, उनका मानना है कि जिज्ञासा मतलब हमेशा सीखते रहने की भूख और अनुशासन मतलब अपनी बनाई रणनीति पर टिके रहना एक निवेशक के सबसे बड़े हथियार हैं। वो खुद ध्यान भी करते हैं ना? हाँ, रोज। वो कहते हैं कि इससे मिली आत्म जागरूकता और भावनात्मक स्थिरता उन्हें करोड़ों डॉलर के वित्तीय फैसले लेते वक्त शांत रहने में मदद करती है। और अंत में उनका कहना है कि लंबी अवधि के सफल निवेश के लिए इतिहास और पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जो हो रहा है वैसा ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में इतिहास में पहले भी हो चुका है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ है। पहली, दौलत और पैसा एक नहीं है। दूसरी, बाजार एक मशीन है लेकिन उसे चलाने वाले हम इंसान भावुक है, इसीलिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। सही। तीसरी, दुनिया में 5 बड़ी ताकतों का खेल चल रहा है और इस नए खेल में भारत एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। और सबसे बढ़कर किसी भी शेयर या प्रॉपर्टी से पहले सबसे अच्छा निवेश खुद पर है। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है। डालियो इतिहास और उसके पैटर्न को समझने पर बहुत जोर देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, आज जो आर्थिक और राजनीतिक पैटर्न हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, चाहे वो देशों के बीच बढ़ता तनाव हो, कर्ज का पहाड़ हो या एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी की दौड़ हो, ये सब आपको इतिहास के किस दौर की सबसे ज्यादा याद दिलाता है और उस दौर के सबक आज हमारे लिए, हमारे निवेश के लिए और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं।